अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और सर्दियों के खूब मज़े उठा रहे होंगे। पिछले कुछ दिनों से सर्दी में शदीद इजाफा हुआ, जिसकी वजह धुंध में इजाफा है और सूरज की रोशनी हम तक पहुंच नहीं पा रही। सूरज निकलने की जितनी दुआएं हम आजकल मांग रहे हैं, जून जुलाई में वो सब कबूल हो जाएंगी, तो परेशानी की कोई बात नहीं। खैर, सूरज की जो बात निकली तो क्यों ना आज की इस एस्ट्रो बैठक में हम सूरज मियाँ को ही डिस्कस कर लें। इस डिस्कशन से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो खुश आमदीद, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर खड़का दीजिएगा ताकि नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक ज़रूर पहुंच सकें। सूरज हमारे निज़ाम शमसी का वाहिद सितारा और अपने निज़ाम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, जिसका मास पूरे सोलर सिस्टम में मौजूद सैयारों, चांद, एस्टेरॉइड्स और जो भी मादा हमारे निज़ाम शमसी में मौजूद है, इसका 99.82% है। यानी बाकी सब सैयारे शैयारे सिर्फ 0.18% हैं। तो आखिर ये इतना बड़ा कैसे बन गया? आखिर ये कौन सी चक्की का आटा खाता है कि ज़मीन जैसे 13 लाख सैयारे इसमें समा सकते हैं? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इस पहलवान से मुतालिक कि इसकी इब्तिदा कैसे हुई और इसकी इंतहा कैसे होने वाली है। पुराने ज़मानों की बात है कि मेरी साइंसदान चांद की चरखे वाली माई बताया करती थी कि हमारी कायनात में एक मकाम था जिसका नाम सॉल नेबुला था। ये वो मकाम है जहाँ सूरज और इसके साथ बाकी तमाम निज़ाम शमसी की तख्लीक हुई थी। इस तख्लीक की इब्तिदा तो बहुत पहले शुरू हो गई थी, लेकिन 4,6 अरब साल पहले से कुछ ज़रा पहले की बात है जब सूरज वजूद में आ चुका था। साइंसदानों के बकौल इसकी कुल उम्र का अंदाज़ा 10 अरब साल बताया जाता है। ये अंदाज़ा बुनियादी तौर पर इसके फ्यूल यानी ईंधन और इसके जलने के अमल से लगाया जाता है। सूरज गैसेस का मजमूआ है जो कि 73% हाइड्रोजन और 23% हीलियम, जबकि 2% दीगर धातुओं और गैसेस से मिलकर बना हुआ है। इसमें मौजूद तमाम धातें भी गैसी या प्लाज्मा की हालत में मौजूद है और ठोस या माया हालत में कुछ भी नहीं है। सूरज की 3 तहें हैं। कोर सबसे अंदरूनी तह, रेडिएटिव उससे ऊपर, जबकि कॉन्वेक्टिव जोन उससे ऊपर यानी कि तीसरी तह है। इन 3 तहों या सतहों के ऊपर काबिल मुशाहिदा इलाका आता है जिसको फोटोस्फेयर कहा जाता है। कोर सूरज की सबसे अंदरूनी तह है और तमाम एनर्जी का माखज़ भी यही है। यहाँ मुसलसल न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन में फिजन यानी कि एटम का टूटना और फ्यूजन यानी कि एटम का जुड़ना दोनों रिएक्शंस होते हैं और इन रिएक्शन से बेतहाशा एनर्जी का अखराज होता है। कोर सूरज की अंदरूनी तहों का 20% है। इस तह का टेम्परेचर 1.5 करोड़ केल्विन होता है। यहाँ से एनर्जी बनने के अमल के बाद खारिज होती है और ऊपर वाली सतहों की जानिब बढ़ती है और बाहर को निकलती है। रेडिएटिव जोन ये सूरज की दूसरी तह है जो अंदरूनी कोर के ऊपर है। ये 25% से शुरू होकर बाहर की तरफ 70% तक जाती है। कोर में बनने वाली एनर्जी इस सतह से गुजरती है और बाहर की तरफ जाती है, इसलिए इस सतह का नाम भी इसी वजह से मखसूस है। इसके बाद बारी आती है कॉन्वेक्टिव जोन की। यह सूरज की सबसे बैरूनी और मोटी सतह है। 2 लाख किलोमीटर तक गहरी है। यहाँ से रोशनी सूरज के बैरूनी माहौल तक पहुँचती है। रोशनी कैसे कोर से बाहर की तरफ आती है, इसको आप एक मिसाल से समझने की कोशिश कीजिएगा। जब पानी गर्म किया जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता पानी की निचली सतह से ऊपर कुछ बुलबुले बनकर आते हैं जो कि ऊपर आते ही फट जाते हैं। वो बुलबुले पानी का हरारती एनर्जी हासिल करने के बाद माया से गैस हालत में बदलने की वजह से बनते हैं। पानी जब पैंदे से दस्तयाब हरारती एनर्जी हासिल करता है तो पानी के मॉलिक्यूल्स कनेटिक एनर्जी हासिल करते हैं और एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, गैसी हालत इख्तियार कर लेते हैं। और गैसों की डेंसिटी माया से क्योंकि कम होती है, इसलिए गैस के मॉलिक्यूल्स पानी की निचली सतह से ऊपर की तरफ आते हैं और सतह पर बुलबुला बनकर फट जाते हैं। ये बुलबुला एनर्जी की वजह से बना और जब फटा तो एनर्जी बाहर माहौल में खारिज कर दी। इसी तरह जब सूरज की कोर में रिएक्शंस होते हैं और इंतहाई एनर्जी की वजह से गैसी मादा निचली सतह से ऊपर की जानिब आता है और बुलबुले की तरह फटता है और एनर्जी खारिज करता है जो पूरे सोलर सिस्टम में फैल जाती है।
सूरज से निकलने वाली रोशनी 8 मिनट और 20 सेकंड में ज़मीन तक पहुंचती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी रोशनी को सूरज की कोर में से उसकी सतह तक आने में कितना वक्त लगता है? जी, तो इसका जवाब है तकरीबन 2 लाख साल। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। 2 लाख साल सिर्फ सूरज की कोर से इसकी सतह तक पहुंचने में लग जाते हैं, जिसका फासला महज 6,40,000 किलोमीटर है। इसकी वजह सूरज की कोर में तापकारी से पैदा होने वाला माहौल है, क्योंकि अंदरूनी सतहों से जैसे जैसे रोशनी बाहर की तरफ आती है, माहौल डेंस होता जाता है और फोटॉन्स को इस रास्ते से मॉलिक्यूल्स, आयंस और इलेक्ट्रॉन से टकरा कर अपना रास्ता बनाने में देर लगती है। हाइड्रोजन के बादल भी एक बड़ी रुकावट बनते हैं, जिनसे टकराते हुए गैमा रेस के फोटॉन्स यहाँ से वहाँ एक रैंडम वॉक करते हैं और इनको ये चंद सेकंड का सफ़र मुकम्मल करने में लाखों साल लग जाते हैं। सूरज इंतहाई गर्म होने की वजह से प्लाज्मा, जो कि मादा की चौथी हालत है, इससे मिलकर बना है। या ये कह लें कि सूरज है ही प्लाज्मा, तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। ना सिर्फ सूरज बल्कि तमाम सितारे ऐसे ही हैं। सूरज की बैरूनी सतह का वो हिस्सा जहाँ टेम्परेचर निस्बतन कम हो, वहाँ काले रंग के छोटे छोटे से धब्बे नज़र आते हैं। इनमें से कुछ धब्बे यानी सन स्पॉट्स, जो कि नज़र आने में बहुत छोटे होते हैं लेकिन वो ज़मीन से भी बड़े होते हैं। इनका टेम्परेचर 6500 फ़ारेनहाइट तक हो सकता है, जबकि सूरज की सतह का अमूमी टेम्परेचर 10,000 फ़ारेनहाइट तक होता है। सूरज की बैरूनी सतह यानी वो हिस्सा जो हम देख सकते हैं, फोटोस्फेयर कहलाता है। ये सूरज की बैरूनी सतह से बाहर 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसके मज़ीद ऊपर वाला हिस्सा क्रोमोस्फेयर और इसके ऊपर कोरोना मौजूद होता है। जी जी, कोरोना ही, लेकिन ये वो वाला कोरोना नहीं है। ये वो इलाका है जो सूरज से बाहर है, लेकिन इसका दर्जा हरारत सूरज की सतह से भी ज़्यादा है, यानी कि इसका दर्जा हरारत 1 मिलियन सेल्सियस है। इसकी वजह जानने के लिए रिसर्च जारी है और सूरज की जानिब ख़ास इस मकसद के लिए भी मिशंस रवाना किए जा चुके हैं। सूरज ज़मीन पर ज़िंदगी का जिम्मेदार है। तमाम ज़िंदगी और एनर्जी का पहला ज़रिया सूरज ही है। अब हम आते हैं इस बात की जानिब कि सूरज की मौत कब वाक़या होगी। हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है। जब सूरज निकलता है तो दिन होता है, जब सूरज डूब जाता है तो शाम और फिर रात। यानी हमारे दिन और रात का दारो मदार सूरज के गिर्द ज़मीन की हरकत से मंसूब है। लेकिन अगर किसी दिन आप सुबह उठें और सूरज ना निकले तो क्या होगा? अगर सूरज की मौत हो जाए तो क्या ये दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी? तारों के टूटने के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि इस निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा तारा यानी कि सूरज भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा? साइंसदानों का ख्याल है कि अगले 5 अरब सालों में सूरज की मौत वाक़या हो जाएगी। लेकिन इसके बाद क्या होगा? हाइड्रोजन सूरज का ईंधन है, जिसे सूरज न्यूक्लियर फ्यूजन के अमल से गुजार कर हीलियम में तब्दील कर रहा है। जब सूरज अपना ईंधन यानी कि हाइड्रोजन ख़त्म कर लेगा, तब इसकी कोर में भारी अनासर बनना शुरू हो जाएंगे। सूरज की कोर कोलैप्स करने लगेगी और सिकुड़ जाएगी, जिससे दर्जा हरारत बढ़ने लगेगा और सूरज हीलियम को अपना ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने लगेगा, जिसके नतीजे में सूरज एक गुब्बारे की तरह फैलना शुरू हो जाएगा। ये फैलते फैलते सैयारा मरकरी, जो कि पहले नंबर पे आता है, इसको अपनी लपेट में ले लेगा। फिर सैयारा वीनस, जो कि दूसरे नंबर पर आता है, इसकी बारी आएगी और इसे भी अपनी लपेट में ले लेगा। कुछ माहिरीन का मानना है कि सूरज ज़मीन के मदार के करीब तक ही बढ़ेगा, जबकि कुछ का मानना है कि सूरज ज़मीन को भी अपनी लपेट में ले लेगा। इस हालत में सूरज सुर्ख रंग का जाइंट बन जाएगा, जिसे रेड जाइंट कहते हैं। आपको आजकल की जितनी सर्दी लग रही है, इस वक्त बिल्कुल भी नहीं लगेगी। वैसे इस वक्त आपको सर्दी लग भी नहीं सकती, क्योंकि आप, मैं और हम में से कोई भी तब तक बाकी नहीं रहा होगा, क्योंकि साइंटिफिकली इस वाक़े को होने में अभी 5 अरब साल बाकी हैं।
ماہرین فلکیات کے مطابق جب سورج کی موت کا وقت قریب آئے گا تو یہ ریڈ جائنٹ بننے کے بعد کے مرحلے میں انٹرسٹالر سپیس یعنی کہ ستاروں کے درمیان کی جگہ پر گیس اور غبار کے ایک روشن چھلے میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس عمل کو پلانٹری نبولا کہا جاتا ہے۔ اس کے سبب زندہ ستارے میں 90% تک تبدیلی آ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں سرخ رنگ کے اس عظیم الجثہ سورج کا سائز ایک سفید رنگ کے گیند کی طرح ہو جائے گا، جسے وائٹ ڈوارف کہا جاتا ہے، اور اس کا سائز چھوٹا ہو کر تقریباً زمین کے برابر رہ جائے گا۔ یاد رہے کہ اس وقت سورج کا سائز اتنا بڑا ہے کہ اس میں 13 لاکھ زمینیں سما سکتی ہیں۔ جب ایک ستارہ مرتا ہے تو اس سے بہت سی گیس اور غبار نکلتا ہے، جسے انویلپ کہا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ غبار اور گیس سے بننے والا پلانٹری نبولا 10,000 سال تک موجود رہتا ہے، جو کہ علم فلکیات میں ایک بہت مختصر مدت ہے۔ بعد ازاں یہ انٹرسٹالر سپیس کے اندر پھیل کر ڈس اپیئر ہو جائے گا۔ کئی نیبولاز تو اتنے چمکدار ہوتے ہیں کہ انہیں ہزاروں نوری سال کی دوری سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، جس سے ہم نہ صرف کروڑوں سال پرانے ستارے کی موجودگی کا پتہ لگا سکتے ہیں، بلکہ اب ہم نے یہ بھی تلاش کر لیا ہے کہ مرتے وقت سورج کا کیا رد عمل ہوگا۔ مختلف کمیت رکھنے والے ستاروں کی اموات مختلف انداز سے ہوتی ہیں۔ سورج جتنے ستارے ریڈ جائنٹ بنتے ہیں، جس کے بعد وائٹ ڈوارف بن جاتے ہیں، جبکہ اس سے 7 سے 10 گنا بڑے ستارے سپر نووا ہونے کے بعد نیوٹران سٹار بنتے ہیں، جبکہ 20 گنا بڑے ستارے سپر نووا ہونے کے بعد بلیک ہول میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور اگر یہ بڑائی بیان کرتے کرتے ہم 50 گنا بڑے ستارے کی بات کریں تو اس کو سپر نووا ہونے کا بھی موقع نہیں ملتا، بلکہ وہ ڈائریکٹلی بلیک ہول بن جاتا ہے۔ چونکہ آج ہمیں سردی لگی ہوئی تھی اور ٹاپک سورج سے متعلق تھا، تو ہم نے بس اسی کو ڈسکس کیا۔ بلیک ہولز اور نیبولاز سے متعلق ویڈیو میرے چینل پر آلریڈی موجود ہیں، جن سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی پسندیدگی کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملیز کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔